हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे बेटा आप सभी को पता है, हमारी हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है। आज आपके सामने बेटा 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो शानदार तरीके से भी करते हैं जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट करे। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरीके से भी सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े होंगे और रिविजन भी कर रहे होंगे। तो आज पहला क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट का तुम्हारे सामने बेटा दिखाई दे रहा होगा कि सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। ऑप्शन दे रखा बेटा सूर्य, बी ऑप्शन दे रखा सूर्यपन, और सी ऑप्शन दे रखा सूर्यता, और डी ऑप्शन दे रखा बेटा आपका सूरवीरता। तो आप क्या आंसर लगाओगे बेटा इसमें, जरा सब जने सोचिए और फिर मैं आपको बताता हूं बेटा क्या इसका आंसर होगा। तो अगर बेटा आप सभी ने इसका आंसर लगाया होगा ए ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सूर्य की भाववाचक संज्ञा बेटा आपका सूर्य होगी। ये बात आपको याद रखना है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये जो भाववाचक संज्ञा है आप अच्छी तरह सब जने जानते होंगे ये भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। कभी भी अगर आपसे पूछेगा थोड़ा सा मैं जानकारी अगर संज्ञा के बारे में दूं आपको बेटा, तो आपको याद होना चाहिए कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, संज्ञा का अर्थ जो होता है, तो संज्ञा का अर्थ बेटा नाम होता है। क्या होता है बच्चों? नाम। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, ठीक है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और ये आपको याद होना चाहिए बेटा कि जो संज्ञा है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा बेटा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखना। एक होती है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक होती है व्यक्तिवाचक, और एक संज्ञा होती है जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक होती है जातिवाचक, ठीक है, और एक होती है बेटा आपकी समूहवाचक संज्ञा, एक होती है समूहवाचक संज्ञा, और एक संज्ञा होती है आपकी पदार्थवाचक। पदार्थवाचक ये ऐसे हम कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट में जो आपकी 5वीं संज्ञा है उसका नाम है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो याद रखना संज्ञा कभी अगर आपसे पूछेगा तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितनी होती है बेटा? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने भाववाचक संज्ञा की बात करी है बेटा, तो थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है यहाँ पर कि जो भाववाचक संज्ञा है ये कौन सी संज्ञा होती है। देखो भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते। इसी कारण भाववाचक संज्ञा का दूसरा नाम अस्पर्श संज्ञा भी होता है। मतलब ऐसी संज्ञा जिसे हम केवल महसूस कर रहे हैं। जैसे क्रोध है तो क्रोध को महसूस करा जा सकता है, प्रेम है प्रेम को महसूस करा जा सकता है, प्यार है तो प्यार को महसूस करा जा सकता है, ठीक है। नफरत भी एक भाव को दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसी संज्ञा जो भाव की ओर इंडिकेट करती है, भाव की ओर बताती है, जो जिससे हमें भाव ही नजर आता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा हम कई प्रकार से बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं, हम जातिवाचक से भी भाववाचक बना सकते हैं, हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कई प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार से मानी जाती है कि भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की रचना हम 5 प्रकार से भी कर सकते हैं, याद रखना। क्योंकि भाववाचक संज्ञा की जो रचना करी जाती है बच्चों, ये रचना जो करी जाती है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार से करी जाती है, ठीक है। कहीं कहीं 6 प्रकार भी मान लिया जाता है। कुछ कहते हैं कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक नहीं बनती है, लेकिन व्यक्तिवाचक से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। जैसे मानो मैं आपसे कहूँ 1 मिनट के लिए कि भाई प्रेम कैसी संज्ञा है, तो आपको प्रेम पूछेगा तो बेटा भाव बतानी है। प्यार पूछे तो आपको भाव बतानी है। नफरत पूछे, नफरत कैसी संज्ञा है तो आपको भाव बतानी है। अगर आपसे क्रोध पूछे, क्रोध कैसी संज्ञा है, तो क्रोध भी आपको भाववाचक ही बतानी है। और क्षमा पूछे, क्षमा कैसी संज्ञा है, ये भी भाव बतानी है। दया पूछे बेटा, दया भी भाववाचक संज्ञा है। अगर ईर्ष्या पूछे तो ईर्ष्या भी आपकी कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा बेटा वे हैं, जैसा आपकी घृणा है, घृणा भी आपकी भाववाचक हो जाएगी। अब ये संज्ञा वे संज्ञा होती भाववाचक जो किसी प्रत्यय से मिलकर नहीं बनी। तो इनको अगर देखा जाता है ना, तो इनको स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ये कौन सी संज्ञा होती है? स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है जो किसी प्रत्यय से मिलकर नहीं बनती, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है। अब ये जितनी भी संज्ञा है ये केवल महसूस ही है, इन्हें आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, केवल महसूस ही कर सकते हो। तो ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है जो किसी प्रत्यय से मिलकर बनती है, वे आपकी परतंत्र भाववाचक संज्ञा बन जाती है, योगी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब मैंने आपको बताया कि हम भाववाचक संज्ञा को हम 5 या 6 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं भाई
1 मिनट के लिए कि भाई जैसे राम है, तो आप सभी को पता है कि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन हम इसका व्यक्तिवाचक से भाव भी बना सकते हैं। हमने अगर मैं कहूँ आपसे राम में, मैं इसमें त्वय वर्ड ऐड कर दूं बेटा, तो त्वय एक भाव की ओर बताता है प्रत्यय को, तो रामत्व जो हो जाती है ये फिर आपकी भाववाचक बन जाती है। जैसे मैं आपसे शिव की बात करूं तो शिव एक व्यक्तिवाचक है, मैं इसमें बेटा त्वय वर्ड लगा दूं तो याद रखना है शिवित्व जो बन जाएगी ये भी आपकी कैसी बन जाएगी बेटा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। कभी कभी हम जातिवाचक से बना देते हैं भाववाचक, जैसे मैं आपसे कहूँ भाई बच्चा है, बच्चा के साथ में यहाँ पर पन लगा दूं तो आप सभी को पता है कि बचपन भी कैसी बन जाएगी, एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी बचपन भी, ठीक है। जैसे सभी को पता है कि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैं इसके साथ पन लगा दूं तो आप सभी कहोगे कि क्या बन जाएगी, लड़कपन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लड़कपन बन जाएगी। तो मतलब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक से भी कर सकते हैं और भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक से भी कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे मान लो सर्वनाम से भी भाववाचक बन जाती है, जैसे मैं तुमसे कह दूं भाई अपना, अपना प्लस के मैं लगा दूं यहाँ पर पन, या बच्चों में कह दूं भाई यहाँ पर आपा, आपा के आप प्लस के आ कर दूं, तो इसका मतलब अपना प्लस के पन से क्या हो जाएगी, ये अपनापन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपना, अपनापन हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनापन भी, अपनापन भी एक भाववाचक संज्ञा बन गई। यहां आप प्लस के मैं आ जोड़ूंगा तो ये आपा बन जाएगी। तो मतलब हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, हम व्यक्तिवाचक से भी कर सकते हैं, हम जातिवाचक से भी कर सकते हैं। कहीं कहीं तो हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण बेटा विशेषण से भी कर देंगे। विशेषण से जैसे मैंने कह दिया आपसे भैया बूढ़ा, बूढ़ा प्लस के पा, तो बूढ़ा प्लस के पा से तुम कहोगे सर ये बुढ़ापा, क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं भैया मोटा प्लस के पा, तो मोटा प्लस के पा से आप कहोगे सही मोटापा हो जाएगा, मोटा प्लस के पा से क्या बनेगा, मोटापा बन जाएगा, तो ये मोटापा भी एक भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे मान लो उसने कहा आपसे अच्छा, अच्छा प्लस के आई, तो अच्छा प्लस के आई से बन जाएगी ये अच्छाई, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा बन गई। तो ये बेस संज्ञा है जो आपकी बेटा विशेषण से बन रही है। जैसे मैं आपसे कह दूं बुरा, तो बुरा प्लस के आई से मैं कह सकता हूं बेटा बुराई, तो ये बुराई भी आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। बुराई भी कैसी बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं भाई यहाँ पर घबराहट, घबराना, 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 और प्लस में वर्ड लगा दूं यहाँ पर आहट, तो घबराहट जो वर्ड बना इन दोनों से मिलकर एक शब्द बना आपका बेटा घबराहट, और ये घबराहट, घबराहट जो है बेटा ये कैसी बन जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम क्रिया विशेषण से ही बना सकते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा ऊपर प्लस के ई लगा दूं तो ये ऊपरी हो जाएगा, और ऊपरी एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। मैं आपसे कह दूं भाई भीतर, भीतर प्लस के ई लगा दूं तो ये भीतरी, और भीतरी भी क्या बन जाएगी, एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण बेटा व्यक्ति से भी कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम देखेंगे तो बेटा हम जाति से भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे लाल प्लस के ईमा कहते हैं नहीं, लाल प्लस के ईमा ये विशेषण है लाल, और मैं इसमें ईमा वर्ड लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर लालिमा, और लालिमा भी एक ऐसी संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैं कह दूं आपसे काल प्लस के ईमा, या मैं आपसे कहूं काला प्लस के ईमा, तो काला प्लस के ईमा से क्या बनेगा बेटा कालीमा, और कालीमा भी एक क्या बन गया, एक भाववाचक संज्ञा, तो ये विशेषण से बन गई। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको केवल आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, आप उसे छू नहीं सकते। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कई प्रकार से कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक से भी, जातिवाचक से भी, ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। संज्ञा 5 होती है, मैंने आपको बता दिया। जो प्रत्यय से मिलकर बनी होती है उन्हें परतंत्र कहा जाता है, जो परतंत्र मतलब दूसरे पर जो आश्रित होती हैं, पराश्रित हम कह सकते हैं, पराश्रित संज्ञा। ये होती है बेटा स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा जो किसी से मिलकर नहीं बनती है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अच्छी तरह मैंने आपको बता दिया, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसी भाववाचक, ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा आपकी भाववाचक कहलाती है। व्यक्तिवाचक आप सब जने जानते होंगे, जिस संज्ञा से एकत्व का बोध होता है, एकत्व का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक है। जैसे राम कहने से केवल एक का बोध है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति कहने से एक का बोध नहीं होता है। व्यक्ति में तो कई सारे आ जाएंगे, लेकिन व्यक्ति में नाम ले लो भाई, लड़कों में नाम ले तो लड़का कहने से किसी एक प्रॉपर एक का नाम नहीं है, लड़का एक जाति है,
लड़के में श्याम, कपिल, मोहन, तो ये व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। समूहवाचक आप सभी को अच्छे से पता है, जहां समुदाय का बोध होता है, सेना हो गया, दल हो गया, मंडल हो गया, समूह को दर्शाते हैं। पदार्थवाचक तो मैं सभी को पता होना चाहिए बेटा, जो तरल अवस्था में होती है। जैसे जैसे कोई एग्जाम्पल आएगा मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा संज्ञाओं के बारे में। तो ये चीज यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा कि सूर्य की भाववाचक संज्ञा आपकी कौन है? सूर्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान से सुनना जरा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द, देखिए जरा, कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम है, एक सर्वनाम की परिभाषा दी गई है यहाँ पर, और ये परिभाषा किस सर्वनाम के लिए सही बैठेगी ये आप सभी को बताना है। संबंधवाचक सर्वनाम के लिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए या निजवाचक सर्वनाम के लिए? तो अगर आपने बेटा इसका आंसर लगाया होगा बी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि याद रखना, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए बेटा, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं बेटा, सर्वनाम जो होते हैं ये आपको याद होना चाहिए बेटा, कि सर्वनाम कभी पूछेगा तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। 6 में एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है बच्चों आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है बच्चों यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है आपका बच्चों यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ये बात आपको याद रखना है। एक होता है बच्चों यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। एक छठा होता है बेटा आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो कुल मिलाकर बच्चों जो सर्वनाम होते हैं वो सर्वनाम आपके 6 होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। सर्वनाम कभी भी अगर पूछेगा तो सर्वनाम आपको 6 बताने पड़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है बेटा, कि पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करेंगे ना, तो जिस सर्वनाम में मानव जाति का प्रयोग किया गया, अर्थात हम कह सकते हैं बेटा ऐसी, क्योंकि सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, क्योंकि सर्वनाम 2 चीज से मिलकर बना, सर्व प्लस के नाम। क्योंकि अगर सर्वनाम की बात करें बेटा तो ये सर्वनाम जो है ना, ये सर्वनाम आपका 2 चीज से मिलकर बना है। ये 2 चीज से मिलकर बना है, आपका सर्व प्लस के नाम से मिलकर बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों सबका नाम होता है। क्या होता है? सबका नाम होता है, सबका नाम होता है। अर्थात अगर कह सकते हैं बेटा कि संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम। कि संज्ञा पद के स्थान पर, संज्ञा पद के स्थान पर, संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को याद रखना बच्चों, संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं, ये बात आपको याद रखना। ये संज्ञा पद के स्थान पर आते हैं और उसकी पुनरावृत्ति को रोकने का काम करते हैं। जबकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है बेटा, ये केवल उन्हीं संज्ञा पद के स्थान पर आए जो मानव जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी संज्ञा जो मानव जाति में आती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। मतलब कि वे संज्ञा जो पुरुष और स्त्री में काउंट होती है, उनके स्थान पर हमने जो सर्वनाम रखा वो कौन सा रखा? हमने पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक बात याद रखना बेटा, तो ये डेफिनेशन जो है ना आपकी, ये वक्ता और श्रोता, ठीक है, वक्ता बात कहने वाला होता है, श्रोता बात सुनने वाला होता है। और जब ये वक्ता और श्रोता बात करते हैं तो किसी अगर तीसरे के लिए बात कर रहे हैं तो वो अन्य होता है। तो इसी कारण पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा 3 भेद होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका बच्चों उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक होता है,
मध्यम पुरुष वाचक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है बच्चों आपका अन्य पुरुषवाचक, कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन पर्सनों का जिक्र किया जाता है, तीन आदमियों का जिक्र करा जाता है, तीन औरतों का, तीन लड़कियों का, मतलब मानव जाति में तीन प्रकार की यहाँ चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कभी पूछे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना मैं का प्रयोग करते हैं एक वचन में, और इसका बहुवचन क्या होता है? हम। ठीक है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं मैं और हम, और इसके जितने भी विकारी रूप हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कह दो आप बेटा, ये उत्तम में आता है, हमने कह दो उत्तम में आता है, ठीक है, या मुझसे कह दो ये उत्तम में आएगा, या आपसे हमसे कह दो तो ये उत्तम में आएगा। ठीक है, तो मैंने और हमसे जब भी कोई विकारी रूप पूछेगा उत्तम में ही आएगा। जबकि मध्यम पुरुषवाचक में एक वचन में तू का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में बेटा तुम का प्रयोग करते हैं, और इसमें सम्मान सूचक में आपका भी प्रयोग कर दिया जाता है कभी कभी। लेकिन इसके बहुवचन अगर देखोगे तो बेटा तुम्हें आ जाएगा, या बेटा तुझे आ जाएगा, तुझे आ जाएगा इसके विकार रूप, या तुमको आ जाएगा, तुमको, या आपसे आ जाएगा, आपसे। तो ये सारे जो होते हैं बेटा आपके, ये मध्यम पुरुषवाचक में काउंट होते हैं। जैसे अन्य पुरुषवाचक में किन सर्वनामों को रखा गया? यह का और बेटा वह का, और इनके बहुवचन रूप विकारी रूप ये, और क्या होता है बेटा? बे, क्योंकि यह का बहुवचन ये होता है और वह का बे होता है। अब इनके विकारी रूप चाहे कितने भी ले लो, चाहे इसे ले लो, चाहे बच्चों आप उसे ले लो, चाहे यहाँ पर आप इसमें या इसने कर लो, चाहे आप उसने कर लो, मतलब तो तुम कितने विकारी रूप बना लो। ठीक है, तो मैं के या हम के विकारी रूप उत्तम में आते हैं, और बेटा यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक में तू तुम के विकारी रूप आते हैं, और अन्य पुरुषवाचक में यह वह के विकारी रूप आते हैं। पूछ लेता है कभी भी आपसे देकर कि मैं किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आपका पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक में आता है। ये वे होते हैं बेटा कि जो बात कहने वाला होता है, यहाँ तीन पर्सनों का जिक्र है, तो बात कहने वाले के लिए उत्तम पुरुष होता है, और जो बात तुम्हारी सुनने होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और तुम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वहां पर वो अन्य पुरुष में काउंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए बेटा याद रखना, जब वक्ता और श्रोता और अन्य के व्यक्तियों के बारे में कोई जिक्र होता है तो वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। ये बात आपको याद रखनी है। निश्चयवाचक सर्वनाम में अगर देखेंगे बेटा, तो निश्चयवाचक कभी पूछे ना निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, तो आपको बताना बेटा एक तो यह है, और एक क्या बताना आपको? वह। यह वह, ये बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये कब काउंट होंगे? जब इनमें पुरुष होगा। जैसे मैं कह दूं आपसे यह चला गया, यह चला गया, तो यह चला गया, आपको ये ध्यान में रखना कि यह में कोई मानव जाति होगी जो चल रहा, मतलब क्रिया कर रहा है, तो यह आपका पुरुषवाचक है। लेकिन वो कह रहा है बेटा यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो अब आप क्या कहोगे बेटा यहाँ पर? यह मेरी किताब है। ये बात आपको याद रखनी कि यह में अब कोई मानव जाति नहीं है, इस यह में अब कौन आ गया? किताब आ गया। तो ये क्या होगा? एक निश्चय होगा। क्या होगा बेटा? ये निश्चय होगा। तो जहां मानव ना आए, मानव जाति अगर है किसी के अंतर्गत, यह वह में मानव जाति का प्रयोग है तो पुरुषवाचक है, नहीं है तो वो निश्चयवाचक है। तो इसलिए अनिश्चयवाचक में जो हम प्रयोग करते हैं बेटा, हम कुछ का, कहीं पूछे कुछ कैसा सर्वनाम है तो अनिश्चयवाचक, पूछेगा कोई कैसा सर्वनाम है तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, कोई पूछेगा अनिश्चयवाचक बताना है, आपसे पूछेगा किसी कैसा सर्वनाम है तो भी आपको अनिश्चयवाचक ही बताना है। ठीक है, जबकि प्रश्नवाचक की बात करें बेटा, तो प्रश्नवाचक में कौन कौन से आते हैं बेटा? कौन पूछेगा तो प्रश्नवाचक में आता है बेटा, क्या पूछेगा तो प्रश्नवाचक में आता है। आपको याद रखना कहाँ किस सर्वनाम में आता है, तो कहाँ का प्रयोग प्रश्न में करते हैं। या आपसे पूछेगा कैसे का प्रयोग किस में करते हैं, तो प्रश्न में करते हैं। या पूछेगा किस लिए का प्रयोग किस में किया जाता है, तो किस लिए का प्रयोग भी आपका प्रश्नवाचक में किया जाता है। ठीक है, या क्यों का प्रयोग क्या करते हैं, तो ये सारे क्यों का प्रयोग भी आपका प्रश्नवाचक में काउंट होता है। संबंधवाचक में आपको याद होना चाहिए बेटा, यहाँ दो सेंटेंस जोड़ते हैं, जो और सो का प्रयोग हम जो करते हैं संबंधवाचक में करते हैं। ठीक है, और निजवाचक में आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, जो निजवाचक होता है ना, मैं यहाँ पर लिख दूं बेटा, जो निजवाचक सर्वनाम होता है, इस निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में जैसे कि आपको सभी को पता है, आप या अपने आप अपने आप, अपने आप, ठीक है, या स्वयं, ये सब आपके निजवाचक में ही काउंट होते हैं। या आपका बेटा खुद, ये सब निजवाचक में ही काउंट होते हैं। ठीक है, या आपका स्वतः, स्वयं कह दो या स्वतः कह दो, ये सब आपके निजता की ओर ही दर्शाते हैं, तो इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो मैंने आपको बेटा पूरा सर्वनाम के बारे में बता दिया, कौन कौन का सर्वनाम कहाँ आपको रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलती मत करना। आप ये मत देखो कि वीडियो कितनी लंबी जा रही है, आप ये मत देखो कि इतना विस्तार क्यों हो रहा है। बेटा मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि आप अगर यहां से कोई क्वेश्चन बने तो आपसे गलत ना जाए। यहां मुझे टाइम से मतलब नहीं होता, चाहे मैं 2 घंटे पढ़ा लूं, यहां पर वीडियो 3 घंटे पढ़ा दूं, मेरा तात्पर्य ये होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन ना बचे। आप एक क्वेश्चन से पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लो, मेरा मतलब ये होता है, ठीक है। मैं बनाने को तो डायरेक्ट मैं आपको भाई 20 मिनट में क्लास बना के खत्म कर दूं, ऐसे आपके क्वेश्चन लगवा दूं, उससे फायदा क्या है भाई। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सर्वनाम चैप्टर नहीं पढ़ा, जिसे इनके बारे में नहीं पता होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे करने से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, चैप्टर भी क्लियर हो जाता है, बहुत सारी जानकारी भी हो जाती है और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। एक नहीं 2 बार वीडियो देखो, रिवीजन करो और बड़ी इन सारी चीजों को शानदार तरीके से समझो यहाँ पर, ठीक है। लिखो, पीडीएफ आपको मिल जाती है, मैंने 1000 बार बता दिया, ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए लाइक और कमेंट जरूर करो बेटा वीडियो को, ये बात याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो सर्वनाम शब्द, ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है, ये आपको बताना है कौन सा तथ्य यहां पर गलत है, ये आपको डिसाइड करना। क्वेश्चन वो देता हूं बेटा कि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये बात याद रखना। बताइए जरा यहां पर निम्नलिखित में तो कौन सा एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। चलिए क्या ये बात सही है गलत है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। चलिए प्रयोग की स्थिति में के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। चलिए या विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो अगर बेटा आप सभी ने इसका आंसर डी लगाया होगा तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि याद रखना ये विशेषण से संज्ञा, विशेषण आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, विशेषण क्या होता है। विशेषण के अगर बारे में आपको बताओ तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। नॉर्मल परिभाषा तो ये है, ठीक है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण कहते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है, विशेषण कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा इसकी बेटा ये भी है कि अगर तुमसे पूछे कि संज्ञा व सर्वनाम की, मतलब जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति और मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, तो उसे भी विशेषण कहते हैं। ये बात आपको याद रखना। ये भी परिभाषा विशेषण की है, ये भी परिभाषा विशेषण की है, और ये ऊपर वाली बात भी बेटा सही है और नीचे वाली बात भी प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित जो है ना बेटा, ये अंकित विशेषण में भी काउंट हो जाता है और अंकित बेटा ये आपका विशेष्य में भी काउंट हो जाता है। तो अंकित का प्रयोग के आधार पर हम दोनों कैटेगरी से कर सकते हैं, विशेषण बनाकर भी। अंकित एक नाम भी हो सकता है, ठीक है, अंकित एक नाम भी हो सकता है और नाम संज्ञा अर्थात विशेष्य भी हो सकता है, और अंकित एक बेटा विशेषण भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखना। लेकिन विशेषण शब्द का सदैव प्रयोग हम विशेष्य के पहले करते हैं, ऐसा कहना बेटा ये हमारा गलत होगा। क्योंकि याद रखना विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी कर सकते हैं, विशेषण के बाद भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। मैं आपसे कह दूं भैया पहला आदमी, या मैं आपसे कह दूं बच्चों 1 मिनट के लिए, सुंदर व्यक्ति, क्या कहूं मैं आपसे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं भाई सुंदर आदमी, ठीक है। तो यहां आप मुझे देखो कि आदमी से पहले इसकी विशेषता आ गई, आदमी की क्वालिटी क्या है, सुंदर, तो तुम कहोगे सर ये विशेषण है, ठीक है। क्या विशेषण इसके बाद नहीं आ सकता? मैं कह रहा हूं आपसे भी दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा हूं भाई आदमी सुंदर है, आदमी सुंदर है, आदमी सुंदर है, तो आप मुझे बताओ ये जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो क्या होता है, विशेष्य। यहां आदमी भी क्या था, विशेष्य था। तो यहां दिक्कत ये थी कि यहां पहले विशेषण है बाद में विशेष्य है, लेकिन यहां दिक्कत ये है कि पहले इसमें विशेष्य है और बाद में क्या है, विशेषण है। तो तुम मुझे बताओ क्या ये बात यहां पर सही है? 100% गलत है, क्योंकि विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, ये कहना गलत है।
विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी कर सकते हैं, विशेष्य से पहले भी कर सकते हैं और विशेष्य के हम बाद भी कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी अच्छी तरीके से। विशेषण मैंने बता दिया, जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को विशेषण कहते हैं। और विशेषण तुम्हें याद होना चाहिए बेटा कि अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने होते हैं? विशेषण पता है? विशेषण 4 होते हैं बेटा। विशेषण जो होते हैं ये 4 होते हैं। एक कौन सा होता है भाई? एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। एक दूसरा कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होता है भाई? संख्यावाचक विशेषण होता है। एक तीसरा कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है भाई? परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। एक चौथा कौन सा होता है भैया? गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण होता है। तो याद रखना बेटा, विशेषण 4 होते हैं, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए, तो इसका आपको आंसर समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए बेटा। चौथा क्वेश्चन है कि लिंग के आधार पर असंगत युग्म का चयन कीजिए। कौन सा बेटा यहाँ लिंग के अनुसार गलत बैठेगा, ये आपको डिसाइड करना है बेटा। बताइए कौन सा इसमें गलत है। श्रीमान का श्रीमती सही है, विद्वान का विदुषी सही है, युवा का युक्ति सही है, दाता का दत्री सही है। कौन सा इसमें आपका असंगत बताना, कौन सा गलत है। तो अगर बेटा आप सभी ने लगाया होगा इसमें डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बेटा दाता का दत्री नहीं होता है, दाता का दात्री होता है। क्या होता है बच्चों? दात्री होता है। और सब जो विशेषण थे यहाँ पर ये सही थे। श्रीमान का श्रीमती होता है, बिल्कुल सही है। विद्वान का विदुषी होता है, सही है। युवा का युक्ति होता है, सही है। पर दाता का दत्री नहीं होता, दाता का दात्री होता है। जैसे आप सभी को जानकारी होनी चाहिए बेटा, नेता का अगर पूछेगा या अभिनेता का पूछेगा, ठीक है, नेता का पूछे या अभिनेता का पूछे या आपसे कर्ता का पूछे या आपसे कार्यकर्ता का पूछे, कार्यकर्ता का पूछे या आपसे विधाता का पूछे, विधाता का पूछे, ठीक है, नेता का पूछे, दाता का पूछे या धाता का पूछे, ठीक है। तो इनका जब विशेषण बनाया जाता है तो नेता का सभी को पता होना चाहिए बेटा। नेता का क्या होता है? नेता का नेत्री बताना पड़ता है। अभिनेता का पूछेगा तो अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ठीक है, गलती मत करना, अभिनेता का अभिनेत्री बताना। कर्ता का पूछेगा तो कर्ता का कर्त्री होता है, ये भी आपको सही बताना चाहिए। कार्यकर्ता का पूछेगा तो कार्यकर्ता का कार्यकर्त्री बताना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। विधाता का पूछेगा तो विधाता का विधात्री आपको बताना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। धाता का पूछेगा, धाता का धात्री आपको बताना पड़ेगा। तो ये त्री वाले होते हैं, गलती मत करना, ठीक है। चलिए, जैसे श्रीमान होता है ना बेटा, ये चीज याद रखना। कभी भी हमें मान का स्त्रीलिंग बनाना होता है तो वहां पर हम मति लगाते हैं, ठीक है। और कभी हमें बान का स्त्रीलिंग बनाना पड़े तो वहां पर बेटा हम बती लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बती। जैसे मान लो उसने कहा आपसे कि भाई श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है, या उसने कहा आपसे बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या है। किसका बेटा? बुद्धिमान का। या उसने कहा आपसे आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है, किसका? आयुष्मान का पूछने लगा। या अभिमान का नहीं, श्रीमान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। या हम कह सकते हैं भाई सत्य, ठीक है। तो देखो इनका जब हमने बनाना है तो इनमें मान की जगह मति लगाना, तो ये हो जाएगा श्रीमती। इसका क्या हो जाएगा बच्चों? श्रीमती। इसका बुद्धिमान का पूछेगा तो क्या बताना है आपको? बुद्धिमती। क्या बताना है? बुद्धिमती, ठीक है। आयुष्मान का पूछेगा तो आयुष्मान का क्या बताना है? आयुष्मती। क्या बताना है भाई? आयुष्मती बताना है, ठीक है। जबकि कभी कभी बान का दे देता है, जैसे उसने कह दिया भैया, मान लो शक्तिमान कह दिया उसने। क्या कह दिया भैया? शक्तिमान का पूछने लगा कि शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है, शक्तिमान का। या उसने कहा भगवान का क्या होता है, भगवान का। या उसने कहा बुद्धिमान का, तो हो ही गया, आयुष्मान का हो गया। ज्ञानवान का पूछ लेगा, ज्ञानवान का क्या होता है। या आपसे पुत्रवान का पूछ लेगा, पुत्रवान का क्या होता है, ठीक है। या आपसे धनवान का पूछ लेगा, धनवान का क्या होता है। तो ये बान वालों में बेटा क्या लगाना पड़ता है? बत्ती लगाना पड़ता है, ठीक है। बान वाले का स्त्रीलिंग पूछेगा, जैसे शक्तिमान का पूछा तो शक्तिमान का आपको बताना है शक्तिमती। क्या बताना है बच्चों? शक्तिमती। जैसे भगवान का पूछेगा तो भगवान का बताना आपको भगवती, ठीक बच्चों। जैसे ज्ञानवान का पूछेगा तो ज्ञानवान का बताना आपको ज्ञानवती,
ठीक बच्चों, जैसे पुत्रवान का पूछेगा तो आपको बताना है पुत्रवती, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे धनवान का पूछेगा तो धनवान का बताना आपको धनवती, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये वाली चीजें आपको क्लियर होगी। विद्वान का आप सभी को पता है बेटा, विद्वान का अगर पूछेगा तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है भैया, विद्वान का विदुषी होता है। विद्वान का क्या होता है, विदुषी। लेकिन तुमसे पूछने लगा भैया, तुमसे पूछने लगा कि ये बताओ भैया विद्वान का विदुषी होता है, चलिए अच्छी बात है, मान लिया हमने विद्वान का विदुषी है। मैं कह रहा हूं भैया साधु का क्या है तो बताइए। पूछने लगा कवि का क्या है तो बताइए, ठीक है। पूछने लगा भैया कवि का स्त्रीलिंग क्या है तो बताइए। या उसने पूछ लिया बेटा आपसे कि कवि के साथ मान लो उसने पूछा आपसे कि भैया बताइए कांत का स्त्रीलिंग क्या है, बताइए जरा। पूछने लगा सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है तो आप बताइए जरा। उसने पूछा बाल का स्त्रीलिंग क्या है, ये पूछने लगा। उसने पूछ लिया तनुज का स्त्रीलिंग क्या है तो ये पूछ सकता है। उसने पूछ लिया प्रिय का स्त्रीलिंग क्या है तो आपसे ये पूछ लेगा। उसने पूछा आत्मज का स्त्रीलिंग क्या है तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। या उसने पूछा अनुज का स्त्रीलिंग क्या है तो आपसे ये पूछ लेगा। तो इनके स्त्रीलिंग पूछेगा तो आपको क्या बताने बच्चों, साधु का तुम्हें याद होना चाहिए, साधु का साध्वी बताना पड़ता है, साधु का साध्वी। कवि का आप सभी को पता है कवित्री होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है कवि का, कवित्री होता है, ठीक है बच्चों। कांत का सभी को पता है बेटा, कांता बताना आप प्रत्यय से। सूर्य का आपको सूर्या बताना है आप प्रत्यय से। बाल का पूछेगा तो आपको बाला बताना है। तनुज का पूछेगा तो आपको बेटा तनुजा बताना है। ऐसी बेटा प्रिय का पूछेगा तो आपको प्रिया बताना है। ऐसी बेटा आत्मज का पूछेगा तो आपको आत्मजा बताना है, ये बात आपको याद रखनी है। अनुज का पूछेगा तो आपको अनुजा बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा बेटा, अनुजा। तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। कुछ मैंने एक्स्ट्रा जो मेन है वो ना आपको बता दे जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गलती मत करना कभी भी, ये चीज आपको तो समझ में आ गया। इसका आंसर क्या है बेटा, डी ऑप्शन, ठीक है। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से ने लिख लेना बेटा सब जने। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने बता दिया व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर वीडियो में मैंने नंबर बता रखा है, वहां पर आप हाई भेज सकते हो, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, देखिए जरा कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रखा है और कह रहा बाद में कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसमें कह रहा है कि इस वाक्य में हे मेरे प्रिय देशवासियों में कौन सा कारक है। इसमें आपको बेटा कारक बताना कौन सा है। तो उम्मीद करता हूं आपने एकदम से लगा दिया होगा। जहां ये चिन्ह आपको दिखाई देता है तो वहां कौन सा कारक होता है, आपका संबोधन कारक होता है। कौन सा होता है बेटा, संबोधन कारक होता है, ठीक है। कहीं भी अगर दिखाई दे, जैसे मैं आपसे कह दूं अरे, मैंने लिखा भैया अरे आप बड़ी जल्दी आ गए, आप बड़ी जल्दी आ गए, ठीक है, जल्दी आ गए। या मैं आपसे कह दूं भाई हाय, हाय वह चल बसा, वह चल बसा, ठीक है। या मैं आपसे कह दूं भाई हे प्रभु, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा रक्षा करो। तो जहां भी आपको बेटा ये दिखाई देते हैं ना ऐसे वाले चिन्ह, विस्मयादिबोधक संबोधन के रूप में जिन्हें काउंट करते हैं, इन अव्यय के भांति भी काउंट करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय इन्हें कहते हैं। तो ये जहां तुम्हें विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई देते हैं तो वहां पर कारक लगाना पड़ेगा, आपका संबोधन कारक ही लगाना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कारक जो होते हैं बेटा आप सभी को याद होने चाहिए। कारक जो होते हैं बच्चों, कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं हमारे 8। कारक बेटा 8 होते हैं। कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। 8 में सभी को याद होना चाहिए बेटा, एक होता है आपका कर्ता कारक। कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है, ठीक है। एक होता है बेटा आपका कर्ता कारक के बाद करण कारक होता है, कर्ता कारक, कर्ता कारक होता है। दूसरा बेटा आपका कर्म कारक होता है, कर्ता कारक, फिर कर्म कारक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा कर्म कारक के बाद आपका करण कारक होता है, ठीक है, करण कारक होता है। चलिए करण कारक के बाद आपका संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। संप्रदान कारक के बाद आपका बेटा अपादान कारक होता है, ये बात आपको याद रखनी है, अपादान कारक होता है। चलिए अपादान कारक के बाद देखेंगे तो बेटा यहाँ पर संबंध कारक होता है, ठीक है। कौन सा होता है, संबंध कारक होता है। और संबंध कारक के बाद छठा जो होता है बेटा आपका अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है बालको, अधिकरण कारक होता है, ये बात आपको याद रखना है।
फिर सातवां जो होता है बेटा आपका कितने हो गए, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 6 7 और एक 8वां आपका बेटा यहाँ पर संबोधन कारक। कौन सा होता है, संबोधन कारक होता है। तो कुल मिलाकर बच्चों जो कारक होते हैं ना वो 8 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, 8 होते हैं, ये आपको याद रखनी है। लेकिन कभी पूछे इनके कारक चिन्ह पूछे तो कर्ता कारक चिन्ह का, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म कारक का कारक चिन्ह बेटा क्या होता है, को होता है। करण कारक का बेटा से होता है, पर ये साधन के रूप में आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, पूछ लेता है कभी कभी। संप्रदान का के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, के लिए होता है। अपदान का से होता है, पर ये अलगाव के रूप में आता है, ये बात आपको याद रखनी है, अलगाव के रूप में। संबंध कारक का सभी को पता है बेटा, का, की, क्या होते हैं के, या बच्चों रा या री, या क्या होते हैं रे, या हम कह सकते हैं भैया ना, नी, या बेटा आपका क्या ने, ये संबंध में होते हैं। अधिकरण में आप सभी को पता है में, और क्या होता है बेटा आपका पर होता है। संबोधन में जैसे ही मैंने बताया हे या अरे या हाय या ए, ये ऐसे वाले संबोधन में काउंट होते हैं। तो ये चिन्ह याद रखना, पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने कारक चिन्ह जान लिए। अगर कोई सा भी कारक चिन्ह देकर आपसे पूछे इसका कारक चिन्ह क्या है तो आप गलती मत करना। और ये आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा लिख लेना ऐसे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में कौन सा आपका गलत है, ये आपको डिसाइड करना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं, इसमें कौन सा गलत है ये बताना आप सभी को बेटा, कौन सा गलत है उत्पत्ति के आधार पर। बताइए सब जने बेटा, तत्सम, तद्भव, यौगिक या विदेशी। अगर बेटा आपने लगाया होगा मैं सी ऑप्शन तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि याद रखना बेटा उत्पत्ति के आधार पर कभी अगर शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर बताने पड़ते हैं 4। ठीक है, एक होता है बेटा आपका तत्सम, एक तत्सम होता है। एक बच्चों होता है आपका तद्भव, क्या होता है बच्चों, तद्भव होता है। एक होता है आपका देशज, क्या होता है, देशज होता है। देशज यानी कि हम देसी भी कह सकते हैं, देसी। एक होता है बच्चों यहाँ पर आपका विदेशज, कौन सा होता है, विदेशज। विदेशज को हम विदेशी भी कह सकते हैं, विदेशज को हम क्या कह सकते हैं, विदेशी भी कह सकते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर बताने हैं 4। लेकिन अगर इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर तो ये हो गए, लेकिन स्रोत व इतिहास के आधार पर पूछने लगा, अगर मान लो उसने पूछ लिया स्रोत व इतिहास के आधार पर, स्रोत व इतिहास के आधार पर पूछने लगा, तो स्रोत व इतिहास के आधार पर आपको जो बताने पड़ेंगे ना वो फिर वहां पर आपको 5 बताने पड़ेंगे, ये बात आप आपको याद रखनी है। स्रोत व इतिहास के आधार पर 5 बताने पड़ेंगे। 5 में यही है बेटा, ज्यादा नहीं है, इसमें बस एक काउंट हो जाता है, 4 तो यही होते हैं, एक तो तत्सम है, एक तो यही रहता है, इसमें तद्भव भी, ठीक है, और इसमें देशज भी, देशज भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, आपका चौथे में विदेशज भी इसमें आ जाएगा, विदेशज भी इसमें आ जाएगा। लेकिन अलग से इसमें एक शब्द ऐड हो जाता है बेटा दूसरा, जिसका नाम है आपका संकर शब्द। क्या बेटा, संकर। दो भिन्न भाषाओं के योग से बने नए शब्द को ही क्या कहा जाता है, संकर शब्द। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो बेटा आपको 4 बताने, जबकि स्रोत इतिहास के आधार पर पूछता है तो आप सभी को यहाँ पर 5 बताने होते हैं। कितने बताने पड़ते हैं बेटा, 5। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन अगर मान लो उसने कहा कि रचना बनावट के आधार पर, रचना बनावट, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर कभी अगर बच्चों आपसे पूछे तो आप सभी को जवाब 3 देना है। कितने देने हैं, 3। एक होते हैं बेटा आपके ऋण, रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर ऋण होते हैं। दूसरा होता है आपका यौगिक, कौन सा होता है बच्चों, यौगिक होता है। और तीसरा होता है आपका योग ऋण, कौन सा होता है, योग ऋण होता है। तो रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर 3 बताने हैं, स्रोत इतिहास के आधार पर 5 बताने हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 बताने। जबकि अगर पूछे आपसे बेटा, जबकि अगर पूछे अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर अगर आपको बताने हैं तो कितने बताओगे, बताओ। अर्थ के आधार पर एक होता है, अर्थ के आधार पर बेटा कौन सा, एकार्थी, कौन सा होता है, एकार्थी। अर्थ के आधार पर एक होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, कौन सा होता है, अनेकार्थी होता है। ठीक है, अनेकार्थी। तीसरा होता है आपका बेटा
पर्यायवाची, पर्यायवाची कौन सा होता है? समानार्थी से हम कहते हैं समानार्थी, ठीक है। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची से हम कहते हैं पर्यायवाची। और एक होता है विलोमार्थी या विपरीत आर्थी, हम कह सकते हैं विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, या हम इसको कह सकते हैं विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। तो अर्थ के आधार पर पूछेगा तो बच्चों आपको बताने पड़ेंगे 4। तो मैंने शब्दों के सारे यहाँ पर आपको प्रकार बता दिए, कौन कौन से कैसे हैं, कौन कौन से कैसे नहीं है, तो गलती मत करना। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, स्रोत इतिहास के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर बेटा तत्सम भी सही है, तद्भव भी सही है, विदेशज भी सही था, लेकिन यौगिक होता रचना के आधार पर, इसलिए आंसर सी करेक्ट था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब ये डिसाइड करना है ऐसा कौन सा है इसमें बेटा शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं, बताइए जरा, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही है, कौन सा है? तो देखो बेटा अगर पहला देखते हैं तो पहले में तो खाली अप उपसर्ग है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें अनु है, प्रत्यय नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर इसे तोड़ेंगे बेटा, जैसे परि है, परि उपसर्ग हो जाएगा, तियक्त एक अलग से शब्द बन जाएगा और आ अलग से टूट जाएगा। अनुदित को तोड़ोगे तो बेटा यहाँ पर अनु उपसर्ग आ गया, और नाद यहाँ पर बेटा क्या है, मूल शब्द आ गया, और इत यहाँ पर प्रत्यय आ गया, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में बेटा परि उपसर्ग है, आ प्रत्यय है, अनुदित में अनु उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, व्यक्त और नाद ये मूल शब्द है, लालबाब ये भी नहीं है, लापरवाह भी ये नहीं होगा, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो परित्यागता, अनुनादित, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों निकलते हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में निकलते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए बेटा। आज्ञा अनुपालन का संधि विच्छेद क्या होता है बेटा, बताओ सब जने। आज्ञा अनुपालन का, तो अगर आपने ए बी सी डी में से अगर बेटा आपने आंसर लगाया होगा, क्या लगाया बेटा, अगर आपने लगाया होगा इसमें डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आज्ञा अनुपालन जो पालन कर रहा है किस संधि का, तो वो दीर्घ संधि का पालन कर रहा है। किस संधि का बेटा, दीर्घ संधि का पालन कर रहा है, दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि किसमें आती है, आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। किस संधि के, स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि बच्चों कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बेटा कौन सी, दीर्घ संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की है, एक जिसका नाम क्या है बेटा, दीर्घ संधि, जिसका नाम क्या है, एक है जिसका नाम है दीर्घ संधि। दूसरा दीर्घ के बाद आपकी गुण संधि, ठीक है। गुण संधि के बाद आपकी बेटा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि के बाद बेटा आपकी यण संधि, ठीक। और 5वीं आपकी होती है अयादि संधि। कौन सी होती है, अयादि संधि होती है, ठीक है। तो ये स्वर संधि का भेद है एक, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, आपको याद रखनी है। क्योंकि बेटा जब समान स्वरों का मेल होता है, जब अ का मेल ऐसे होता है तो बेटा आ बनता है, और इसमें ये नियम लग रहा है, इसी कारण बेटा इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। इसलिए आज्ञा अनुपालन का संधि विच्छेद करोगे तो ये आएगा। जैसे मान लो वो आपसे कह रहा है 1 मिनट के लिए, विद्या प्लस के आल्य, क्या कहा उसने, विद्या प्लस के आल्य, ठीक है। या उसने कहा चिकित्सा, या उसने कहा माया प्लस के आचरण, उसने कहा माया या महा प्लस के आस्य, महा प्लस के आस्य, या उसने कहा माया प्लस के आचरण, माया प्लस के आचरण। तो बेटा ये सब दीर्घ संधि के हैं। देखो यहाँ अंतिम वर्ण यहाँ आ है तो यहाँ आ है, यहाँ आ तो मेल आ है तो यहाँ से भी आ का मेल है, अंतिम वर्ण आ है तो प्रथम वर्ण आ, तो ये सब आपके दीर्घ संधि हैं। जब समान स्वरों का मेल होता है तो वो दीर्घ संधि में ही काउंट होता है। तो महास्य पूछे, विद्यालय पूछे, या माया आचरण पूछे, ये बेटा सब आपके दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। क्योंकि याद रखना दीर्घ संधि में 3 मुख्य आते हैं। जब बेटा ए या आ का मेल, या बेटा ए और आ से होता है तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए क्या बनता है, आ। दूसरा जब बेटा ई और बड़ी ई का मेल, अगर आप छोटी ई या बड़ी ई से करते हो तो क्या बनती है, बड़ी ई, तो ये भी आपका दीर्घ संधि में। जब छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से, या छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से कर दिया जाए तो बेटा बड़ा ऊ बनता है, ये भी आपका दीर्घ संधि। एक और आ जाता है इसमें बेटा, अगर मान लो रिरी का मेल भी आपने रिरी से कर दिया,
तो यहाँ पर बड़ी री बन जाती है, ये भी किस संधि का काम है, दीर्घ संधि का। मतलब समान स्वरों के योग से जो संधि बनती है बच्चों, उसे कहते हैं दीर्घ संधि, इसलिए इसका आंसर डी था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा यहाँ पर कि अरे भाई ये आ गया आपका कपाली लिखा ना मिट्टी का अर्थ क्या है बताइए। गढ़वाली में एक लोकोक्ति है बेटा आपकी, इसमें आपको बताना मुहावरा है कि कपाली लिखा ना मिट्टी का अर्थ क्या होता है बेटा बताइए। मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, भाग्य में लिखा टल नहीं सकता, समय का महत्व है, धन सबसे बड़ा है। क्या इसका आंसर होगा बताइए बेटा सब जने। तो अगर बेटा आपने सबने लगाया होगा इसमें बी ऑप्शन सो इज द करेक्ट आंसर। कपाली लिखा ना मिट्टी का अर्थ होता है बेटा भाग्य में जो लिखा है वो कभी टल नहीं सकता। तो कपाली लिखा ना मिट्टी अर्थात जो लिख दिया वो कभी टल नहीं सकता, अर्थात भाग्य में जो लिखा वो कभी टल नहीं सकता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बेटा यहाँ पर मैंने सीरीज दे रखी है, आप अच्छी तरीके से इनका रिवीजन कर लेना। देखो अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर बता रखा है, देखो यहाँ पर गढ़वाली के मुहावरे हैं, लोग आपको मिल जाएगी। जैसे आगो पांगी पाछू चाणी का अर्थ क्या होता है कि सोच समझकर काम करना चाहिए। अंधेरी राती बिन ताती बाती का अर्थ क्या होता है, बिना मार्गदर्शन जीवन कठिन है। ठीक है, आंखी खोली के सुननी का अर्थ क्या होता है, ध्यान पूर्वक सुनना। तो गढ़वाली मुहावरे हैं जो अर्थ सहित है बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आपकी। ये मेन ये आपको मैं दे रहा हूँ जो बेटा जो आने वाले हैं, जो मेन होते हैं उनके बारे में। सारा भंडार किताब में पढ़ोगे बहुत है, ये मेन छाटो हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इन्हें पढ़ लेना अच्छे से। देखो यहाँ पर पूरी सीरीज से मैंने दे रखे हैं, कुछ हैं बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर दे रखे हैं। देखो सब मैंने थोड़ा थोड़ा खाकर भी जीवन चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से रिवीजन कर लेना, पीडीएफ आपको दे दूंगा। चलिए चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर क्या है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना। बेटा यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है कि वाक्यांश के लिए शब्द के संबंध में असंगत विकल्प आपको छांटना है। आदि से अंत तक अध्यय अंत होता है। जीतने की इच्छा जिज्ञासा बिल्कुल सही है बेटा, ये तो। पैर से सिर तक मस्तिष्क अपाद मस्तिष्क ये भी सही है। शीघ्र संतुष्ट होने वाला आशुतोष कहलाता है, ये भी सही है। ये ही आपका गलत है बेटा, क्योंकि आदि से अंत तक बेटा आधोपांत होता है। क्या होता है आपका, आधोपांत होता है। ठीक है, तो आदि से अंत तक बेटा अद्यतंत नहीं होता, आधोपांत होता है। तो इसलिए याद रखना बेटा, इसका आंसर जो होगा ए होगा। ये गलत है बेटा, आदि से अंत तक क्या होता है, आधोपांत। ठीक है, लेकिन जीतने की इच्छा जिज्ञासा बिल्कुल सही है बेटा। पैर से सिर तक अपाद मस्तक ये भी सही है बेटा। शीघ्र संतुष्ट होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, आशुतोष, ये भी आपका सही है। कुछ देखो यहाँ पर और बन बैठा बेटा, बड़े अच्छे अच्छे बन बैठा जो आपको मतलब जिनके बहुत चांस रहते हैं मतलब बहुत चांस होते हैं एग्जाम में आने की, वो मैंने यहाँ पर सीरीज लिख रखी है। देखो यहाँ पर अगर पूछेगा प्रति उत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है बेटा, तो जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए एक संबंध क्या होता है, एक शब्द क्या होता है, प्रति उत्पन्नमति। जीवन की इच्छा रखने वाले के लिए एक संबंध क्या होता है बेटा, जिजीप्सा। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक बनबट क्या होता है, पार्थिव। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो उसके लिए एक बनबट क्या होता है बेटा, यायावर। और पूछने योग्य कहलाता है बेटा, प्रष्टव्य। और गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है बेटा, अंतेवासी कहलाता है। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, सब पढ़ लेना, गारंटी के साथ कहता हूं। जितनी आपको पीडीएफ दे रहा हूं इसमें से ना मिले तो बताना, मिलेगा बेटा। मेहनत से आपके सामने बना रहा हूं बड़े अच्छे अच्छे शब्द। अंतेवासी का मतलब गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। स्वदेश पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द क्या होता है बेटा, स्वेदज बनता है। ठीक है, चलिए जैसे और देखिए बेटा बहुत सारे यहाँ पर जो मेन में, चषक का मतलब मदिरा पीने वाला प्याला चषक कहलाता है। हाथी का बच्चा उसके लिए एक बनबट क्या होता है बेटा, कलव। पर्वत के समीप की नीची भूमि क्या कहलाती है, उपत्यायिका। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यायिका कहलाती है। नाट्य गृह रंग भवन कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके बनबट क्या होता है बेटा, अप्रमेय। बाहर से 16 वर्ष की आयु की लड़की क्या कहलाती है बेटा, 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी कहलाती है। भविष्य में होने वाले के लिए बनबट क्या होता है बेटा, भविष्यतव्य है। और आकाश में विचरण करने वाले के बनबट होता है नवचर। और जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं बेटा। और जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट कहा जाता है। ठीक है, और बेटा और देखो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षा कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य ना हो बेटा, अनुकरणीय कहलाता है। मतलब कि बुद्धि जिसका नेत्र हो वो आपका प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। अच्छी तरीके से बेटा ये रिवीजन कर लेना। दुर्निवार, अपरिणति, ये सब जने बेटा रिवीजन कर लेना। पीडीएफ मैंने आपको बता दिए, कई बार बता रहा हूँ बेटा, 8923941779 ये आपकी लोई कर रहा हूँ। कोई मुझे कोई यहाँ पर लालच नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाए अच्छे से इस पर मुझे मैसेज कर देना बेटा,
हाय भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बस आप मेहनत से इनका रिवीजन करो, सारी पीडीएफ को ऐसे पढ़ लेना कि आपको इनमें से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा यहाँ पर ये सारे पढ़ लेना बेटा, यहाँ पर जितने भी हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरे जो मेन मेन सब मैंने लिख रखे हैं। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठराग्नि। जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या कहलाती है? रवाग्नि। जो मेन मेन बनवर्ड होते हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त स्वर व स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताइए बेटा, जल्दी बताइए बेटा, क्या होगा इसका आंसर? कि संयुक्त स्वर व स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, जो संयुक्त स्वर होते हैं बेटा वे कितने होते हैं? 4। स्पर्श संघर्षी भी कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। और 4 और 4 कितने हो गए बेटा? 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इज द आंसर सी। सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। यहाँ पर 8 बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को होना चाहिए बेटा, जो संयुक्त स्वर होते हैं, अगर संयुक्त स्वर की बात करेंगे बेटा, तो संयुक्त जो स्वर होते हैं ना, वे कौन कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, एक ये होता है बच्चों, एक ये होता है और एक आपका ये होता है। ठीक है, ये जो मिलकर बनता है ये ए, और जब आ के साथ, ठीक है, जब आप ई और बेटा बड़ी लगाते हो तब आपसे बेटा ये स्वर बनता है। ये कब बनता है? जब ए और आ का मेल, अगर आप बेटा ए या बेटा इससे करते हो तो आपका ये बड़ा ए बनकर तैयार होता है। ये कब बनता है? जब ए और बेटा आ का मेल, अगर बेटा आप छोटे ऊ और बड़े ऊ से मिलाते हो तब आपका बेटा ये बनेगा। ठीक है, और ये कब बनता है बेटा? जब ए और आ का मेल, अगर बच्चों आप ऊ या आप आऊ से, बड़े आऊ से कर रहे हो तो याद रखना बच्चों ये आपका ये फिर बनकर तैयार होता है। ठीक है, ये किस संधि में नियम लगता है? ये गुण संधि का नियम होता है। ये किस संधि का नियम होता है? ये गुण संधि का होता है। ये बच्चों आपका वृद्धि संधि का होता है, ये वृद्धि संधि का होता है। ये फिर से आपका गुण संधि का होता है। ये किस संधि में काउंट होता है? गुण संधि में होता है। ये आपका फिर से आपका वृद्धि संधि में होता है। किस में होता है? वृद्धि संधि में होता है। तो संयुक्त स्वर कभी पूछेगा तो आपको ये बताने बेटा, और इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं ना, गलती मत करना बेटा, ये दोनों आप सभी को पता है, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। क्या होता है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य होता है। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठीय। क्या होता है? कंठोष्ठीय होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठीय होता है। ठीक है, पूछ लेता है, ये चीजें गलती मत करना बेटा सब जने। जबकि स्पर्श संघर्षी जो होते हैं बेटा, ये स्पर्श एक होते हैं स्पर्शी वर्गीय व्यंजन। क्या होते हैं बेटा? स्पर्शी वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्शी वर्गीय व्यंजन पूछेगा तो बच्चों आपको बताने पड़ेंगे 25, लेकिन 25 में ही एक वर्ग है जिसका नाम है चय वर्ग। कौन सा बेटा? चय वर्ग, जिसमें चय आपका, छ आपका, जय आपका, झय और आपका क्या न्याय, इन चय वर्ग को अलग से स्पर्शी, क्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है इन चय वर्ग को। लेकिन एक होते हैं उष्म संघर्षी बच्चों, याद रखना, एक होते हैं उष्म संघर्षी, ये उष्म संघर्षी अलग होते हैं, गलती मत करना। ये भी 4 होते हैं, पर उष्म संघर्षी ये स वाले होते हैं। स और है, इनको उष्म संघर्षी कहा जाता है, इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। तो 4 स्पर्श संघर्षी, 4 संयुक्त स्वर, कुल मिलाकर कितने हो गए बेटा? ये 8। तो इज द करेक्ट आंसर सी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा 12वां क्वेश्चन, किस शब्द समूह में सभी शब्द तत्सम है? बताइए बेटा इसका आंसर सब जने, क्या आंसर आएगा इसका? बताइए बेटा क्या आंसर है इसका? सभी शब्द तत्सम बेटा किसमें है? तो अगर बेटा आपने ये ऑप्शन लगाया होगा तो इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर छत्र का मतलब छाता, छत्र का छाता, छत्र का बेटा छाता होता है। क्या होता है? छाता। तो ये तत्सम है। कंकण का कंगन होता है बेटा, क्या होता है? कंगन। ठीक है, कज्जल का मतलब काजल होता है। क्या होता है? काजल। तो ये काजल और ये कंगन और ये छाता, ये तद्भव है, और ये इनके क्या है बेटा? तत्सम। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ए होगा, और सभी ऑप्शन यहाँ पर क्या है बेटा? गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो कुछ मैंने तत्सम तत्व दे रखे हैं यहाँ पर, और जो मेन मेन है अच्छे अच्छे हैं। पक्षी का तत्सम क्या होता है बेटा? ये एक तरफ तत्सम है, ठीक है, एक तरफ बच्चों यहाँ पर तत्सम है और एक तरफ क्या लिखो है? तद्भव है।
तो पक्षी का तत्व पंछी होता है, नैन का नैन होता है, पत्र का पत्ता होता है, नृत्य का नाच होता है, नृत्य का तत्सम नींद होता है, पद का तत्सम पैर होता है, नव्य का तत्सम नया होता है बेटा, प्रस्तर का तत्सम पत्थर होता है, नासिका का नाक बताना है, पिपासा का तत्सम प्यास बताना है, और पक्षी का पंख बताना है बेटा। ठीक है, नवीन का तत्व नया होता है, नगन का नंगा होता है, पुत्र का पूत होता है, प्रहर का पहर होता है बेटा, पितृश्वासा का बुआ होता है, प्रतिवेशमिक का पड़ोसी होता है, ज्ञान का पहचान होता है, प्रहलेखा का पहेली होता है, पुष्प का फूल, पृष्ठ का पीठ, पोष का पूस होता है। ये कुछ बेटा तत्सम है, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ में जो मेन है वो यहाँ पर लिख दिए, तो देखो यहाँ पर कई सारे हैं बेटा जो मेन है। ठीक है, जबकि अगला देखो यहाँ पर तरिणी तनुजा तरतमाल तरवर बहुछाए, और बेटा यहाँ पर आगे है कि झुके कूले सो जल परस हित मनुवा सुहाए। इस पंक्ति की अच्छा दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा, देखो कंफ्यूजन है, गलती मत करना बेटा, इसमें यही गलती हो जाती है। तरनी तनुजा तरतमाल, सब सोच रहे होंगे यहाँ पर तैवर्ण की आवर्ती है। ठीक है, सही सोच रहे हो, तैवर्ण की आवर्ती होने पर अनुप्रास होता है, लेकिन वो पूछ रहा है इसकी दूसरी पंक्ति का मतलब ये, इसमें बताओ कौन सा अलंकार है। तो बेटा याद रखना, इसमें तुम्हें मनुहु वर्ड दिखाई दे रहा है ना, मनुहु, जनुहु, जनुहु, मनुहु, ये किसमें आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में। अगर इसकी पहली पंक्ति में पूछता तो पहली पंक्ति में होता आपका अनुप्रास अलंकार, लेकिन पूछ रहा है बेटा यहाँ पर कौन सा, दूसरी पंक्ति में। तो बेटा दूसरी पंक्ति में तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां मनु मनु ये सब आते हैं ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं, गलती मत करना। अलंकार मैंने आपको बता दिए थे पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से, और पढ़े होंगे आपने, तो वहां पर नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या है जरा देखें यहाँ पर। असफिया लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइए। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना और छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना। बताइए, मुझे तो यही लग रहा है, आप क्या सोच रहे होंगे बताइए, क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या हम सही बता रहे हैं बेटा। पहला ऑप्शन ये लगा रहे हो आप सभी, यही सोच रहे हो ना, अगर यही सोच रहे हो तो बेटा सही है, इसका आंसर यही ऑप्शन होगा। ठीक है, अशरफियों की लूट और कोयलों पर छापे या मोहर, तो कह सकते हैं बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, यही कहलाता है बेटा आपका क्या, अशरफियों की लूट, अशरफियों की लूटें और कोयले पर मोहर। ठीक है, चलिए कुछ इसमें देखो मैंने कुछ लोकोक्तियां लिख रखी हैं जो मेन होती हैं, इन्हें रिवीजन कर लेना बेटा। कि ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो किसी भी चीज की आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम वस्तु होना, ये ऊंट के मुंह में जीरा होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ क्या होता है, किसी अपने या अपने आसपास की चीजों का महत्व बना देना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत परिश्रम के बाद बहुत कम या कुछ भी हाथ ना लगना। तो ये कुछ बेटा यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, ये पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, रिवीजन कर लेना, ये बहुत तुम्हारे लिए ही करा सब कुछ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15वां। व्यक्तिगत पत्र किसके माध्यम लिखा जाता है, बताइए। व्यक्तिगत पत्र जो है वो किसके मध्य लिखा जाता है, बताओ शब्द ने। जो व्यक्तिगत पत्र है वो किनके मध्य लिखा जाता है, जो व्यक्तिगत पत्र होता है। व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधी मित्रों के मध्य, या पाठक और संपादक के मध्य। बताइए व्यक्तिगत पत्र जो है बेटा वो किसके मध्य लिखा जाता है। तो अगर बेटा आपने लगाया होगा इसमें सी ऑप्शन, सो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं ना बेटा ये अनौपचारिकता में आते हैं, और अनौपचारिकता जो होती है वो किस में आती है, आपके सगे संबंधी मित्रों के मध्य। ठीक है, एक औपचारिकता होती है जो बेटा संबंधी रिश्तों से रिलेटिव पत्र होते हैं वे, तो सरकारी कामकाज के लिए, व्यवसाय के लिए होते हैं। ठीक है, आवेदन के लिए होते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उनका संबंध व्यक्तिगत होता है, इसलिए यहाँ पर याद रखना बेटा व्यक्तिगत पत्र में आपके सगे संबंधियों के मित्र के लिए यहाँ पर मध्य बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बेटा, यहाँ पर 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सरल वाक्य है, ज्ञात कीजिए। बताइए बेटा सरल वाक्य कौन सा है। यदि ठंड ज्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता। ठीक है, जब ठंड बहुत ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया, या ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। अब बताइए बेटा आपने क्या लगाया होगा, सरल वाक्य बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर बेटा आपने यहां पर देखा होगा तो देखो यदि का मेल अगर तो से हो जाए, या जब का मेल अगर बेटा तब से हो जाए, तो ये तो कंडीशन होती है आपकी मिश्र वाक्य की।
किसकी होती है बेटा? आपकी मिश्र वाक्य की होती है। ये होती बात बच्चों मिश्र वाक्य की। अगर कोई सेंटेंस इसलिए से जुड़ा हुआ हो तो बेटा वो कंडीशन होती है संयुक्त वाक्य की। ये बात आपको याद रखनी है, किसकी होती है? संयुक्त वाक्य की। अब इसमें बचा बेटा ये, इसमें कहीं भी कोई सेंटेंस या कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ एक बात कही गई है, ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। सिंपल सी बात है बेटा, यही बनेगा आपका क्या? सरल। एक ही क्रिया एक ही विधेय, ये बनेगा आपका सरल वाक्य। ठीक है, याद रखना अगर कोई वाक्य या दो क्रिया और से जुड़ रही हो, या बच्चों तथा से जुड़ रही हो, या कोई एवं से जुड़ रही हो, या बच्चों अथवा से जुड़ रही हो, ठीक है, या कोई सेंटेंस आपका किंतु किंतु से जुड़ रहा हो, या कोई सेंटेंस आपका परंतु से जुड़ रहा हो, या इसलिए से कोई सेंटेंस जुड़ रहा हो इसलिए से, या बच्चों लेकिन से कोई सेंटेंस जुड़ा हो आपका लेकिन से, ठीक है, या हम कह सकते हैं भैया नहीं तो से, या फिर भी से, क्या बच्चों? फिर भी से, या आपका बल्कि से। अगर मान लो इनसे अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है, इनसे कोई सेंटेंस अगर तुम्हें जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वे बेटा आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वे आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कहीं भी तुम्हें लगता है कि दो क्रिया इनसे जोड़ी जा रही हो, दो सेंटेंस जोड़े जा रहे हो, वो संयुक्त वाक्य हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगे भाई जब का मेल तुम्हें तब से कहीं दिखाई दिया वाक्य में, या जहां का मेल तुम्हें लग रहा है भाई वहां से दिखाई दिया वाक्य में, ठीक है, या तुम्हें लग रहा है भाई यदि या अगर का मेल, यदि या अगर का मेल आपको तो से दिखाई दे रहा है, ठीक है, या तुम्हें लग रहा है बच्चों यद्यपि का मेल अगर आपको तथापि से दिखाई दे रहा हो, ठीक है, या आपको लग रहा है भैया यहां इधर का मेल उधर से दिखाई दे रहा हो, इधर का मेल उधर से दिखाई दे रहा हो, ठीक है, उधर से। तो ऐसे सेंटेंस जब तुम्हें जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, या कोई सेंटेंस तुम्हें लगता है छोटी की से जुड़ा हुआ हो, या तुम्हें लगता है कोई सेंटेंस वाल को आपका क्योंकि से जुड़ा हुआ हो, तो ये सब के सब बच्चों आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, गलती मत करना। तो अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो संयुक्त वाक्य हैं, अगर कोई सेंटेंस नीचे वालों से इस कंडीशन में आते हैं तो आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां 17वां क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा आपका असंगत है? बताइए कौन सा विलोम यहाँ पर गलत है, आपको ये डिसाइड करना, बताओ कौन सा विलोम गलत है। अमृत का विष होता है, वेरी गुड, सही है। आयात का निर्यात होता है, ये भी सही है बेटा। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये भी सही है। लेकिन आविर्भाव का विभाव नहीं होता बेटा, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भाव का क्या होता है बच्चों? आविर्भाव का तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे अमृत का तो विष होता है ना, आयात का निर्यात होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, लेकिन आविर्भाव का तिरोभाव नहीं होता। आविर्भाव का विभाव नहीं होता, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? बताइए कि कक्षा 10 के छात्र ने अपने अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा, कि ये जो पत्र आएगा किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में। भाई निमंत्रण का तो इसमें कोई जिक्र है ही नहीं बच्चों, निमंत्रण थोड़ी कर रहा है वहां पर। व्यावसायिक कोई व्यवसाय का कार्य थोड़ी कर रहा है यहाँ पर, व्यापारिक कोई व्यापार का कार्य थोड़ी कर रहा है यहाँ पर। भाई आवेदन करा है, क्या है भाई? आवेदन। ऑप्शन से ही पता चल रहा है यहाँ पर। अरे ऑप्शन सी आइडिया लग रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के फूल किसकी रचना? बताइए बेटा। अशोक के फूल, वेरी वेरी मोस्ट रचना। अशोक के फूल किसकी है? बताओ सब जने। अशोक के फूल किसकी रचना है? बताओ सब जने। बताइए बेटा। अशोक के फूल, अशोक के फूल अगर आपने लगाया होगा बेटा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कुटज भी किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलोक पर्व किसकी है? आलोक पर्व भी इनकी है बेटा। बाणभट्ट की आत्मकथा भी इनकी है।
बाणभट्ट, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, पुटच पूछ ले, बाणभट्ट की आत्मकथा पूछ ले। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी इनकी है बेटा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी किसकी है? ये भी आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, याद रखना। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की तो तुम्हें पता होगा बेटा। गबन पूछेगा, गबन किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान पूछेगा, गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। सेवा सदन पूछेगा, सेवा सदन, तो सेवा सदन भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। प्रेम पच्चीसी पूछेगा, प्रेम पच्चीसी, तो प्रेम पच्चीसी भी इसी की है बेटा। प्रतिज्ञा पूछेगा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा भी इसकी है बेटा। ठीक है, पूस की रात की बात करें बेटा, पूस की रात भी नहीं किया जाएगी, नहीं। तो गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेम पच्चीसी, प्रतिज्ञा, ये सब किसकी बेटा? इसी की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की, याद रखना। ठीक है, किसकी बेटा? मुंशी प्रेमचंद की। महादेव वर्मा को आपको पता होना चाहिए बेटा, महादेव वर्मा की। यामा महादेव वर्मा की है। नीरजा पूछेगा, नीरजा भी महादेव वर्मा की है। ठीक है, और नीरजा संन्यास गीत, सप्त आधुनिक कवि, सप्त आधुनिक कवि पूछेगा, ये भी इनकी है। श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां भी महादेव वर्मा की रचना है। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है बेटा, हिमालय पथ, हिमालय के पथ, ये भी इनकी रचना। जयशंकर प्रसाद की अभी तो पता है बेटा। झरना, झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, झरना किसकी बेटा? जयशंकर प्रसाद की। तो याद रखना बेटा, सब जने रचना है अपन मेन मेन, तो इसलिए अशोक के फूल थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और क्या कहता है जरा देखिए बेटा। यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताओ। भागीरथी गंगा का है, बताओ सब जने। यहाँ पर ना बेटा सुर है, सुर है, ये सुर सरी है बेटा। ठीक है, सुर सरी, बताओ कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी होता है, सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है। अवतरणी नहीं होता, अवतरणी भूमिका का होता है बेटा। किसका होता है? भूमिका का या प्रस्तावना का, प्रस्तावना का होता है। ठीक है, तो इसलिए अवतरणी यहाँ पर गलत है। ठीक है बेटा, लेकिन खाली अगर पूछे तरणी, एक तरणी ये है बेटा, और एक तरणी ये है, और एक होता तरुणी, तो याद रखना बेटा ये तरणी है आपका सूर्य का, और इस तरणी का अर्थ पूछेगा तो बच्चों नाभ होता है, और इसका होता है युक्ति। क्या होता है? युक्ति। ठीक है, तो इसलिए सुरसरी होता है। जबकि सुर माने सभी को पता होना चाहिए, सुर माने बेटा देवता होता है। क्या होता है? देवता। अजर माने देवता होता है, अजर देवता का पर्यायवाची। निर्जर माने भी क्या होता है? देवता का ही पर्यायवाची है। ठीक है, अमर भी किसका होता है? देवता का ही पर्यायवाची है। ठीक, अमर्त्य, अमर्त्य भी देवता का ही होता है। विबुध पूछेगा, विबुध, तो विबुध भी बेटा आपका देवता का ही, विबुध, विबुध भी किसका होता है? देवता का ही पर्यायवाची होता है। वृंदारक पूछेगा, वृंदारक माने क्या होता है? तो वृंदारक भी इसका होता है बेटा देवता का ही पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना है। और देवताओं का मालिक कौन माना जाता है? इंद्र। कौन माना जाता है बेटा? इंद्र। तो इसलिए सुरेश भी इंद्र का बन जाता है। ठीक है, सुरेश्वर भी इंद्र का बन जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? सुरेश्वर भी। ऐसी दिवेश पूछेगा, दिवेश इंद्र का हो जाता है। या दिवेंद्र पूछे, दिवेंद्र, दिवेंद्र भी इंद्र का हो जाता है। ठीक है, ये बात रखना किसके हैं? ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। मधवा, मधवा इंद्र का होता है। पुरंदर पूछे, पुरंदर, पुरंदर भी इंद्र का होता है बेटा। बासव, बासव माने भी क्या होता है? इंद्र ही होता है। सचिपति, सचिपति भी किसका होता है बच्चों? इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सचिपति किसका होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं आपको बेटा ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी तरीके से आपने रिवीजन करा होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। शानदार तरीके से मेहनत करते रहो, टेंशन मत लो। आप
बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बस आप रिवीजन करते रहो। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बेटा। जय हिंद।